हेलो एवरीवन। सो काफ़ी सारे कंपनीज़ के रिजल्ट डिस्कस करने हैं। इस वीडियो में 3 कंपनीज़ के रिजल्ट्स को हम कवर करेंगे। टिप्स म्यूजिक, इनका कॉन कॉल भी हुआ है, उसको भी साथ में कवर करेंगे। केया इंडस्ट्री, इसका कॉन कॉल कल है, जो भी मेन हाईलाइट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ में एचडीबी फाइनेंशियल, जिनका रिजल्ट कॉन कॉल दोनों आज हुआ है, तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड सारी कंपनीज़ का आगे का कैसा आउटलुक लगता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो टिप्स म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं। टिप्स म्यूजिक का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो बहुत सिंपल मॉडल है। कंपनी के पास में 34,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स का लाइसेंस है, राइट्स है। तो रेवेन्यू कैसे कमाती है कंपनी? इनके सॉन्ग्स जिस भी प्लेटफॉर्म पे प्ले होता है ना, चाहे यूट्यूब हो या ओटीटी हो या पब्लिक जो इवेंट होते हैं, जहाँ पे भी इनके सॉन्ग यूज़ किए जाते हैं, उससे कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रेवेन्यू मिक्स इनका समझो तो यूट्यूब से कंपनी को 45 से 50% रेवेन्यू आता है। मतलब कोई भी यूज़र जब भी कोई भी टिप्स म्यूजिक का सॉन्ग प्ले करता है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब टिप्स म्यूजिक के साथ में रेवेन्यू शेयर करता है। सो 45 से 50% यूट्यूब से आता है। 20 से 25% रेवेन्यू इनका ओटीटी ऐप से आता है। ओटीटी जैसे आपका स्पॉटिफाई हो गया, जियो सावन है, अमेजॉन है, पहले गाना था, विंग था, ये सारे जो आपके ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, यहाँ से 20 से 25% रेवेन्यू आता है। और बाकी का 20 से 25% जो है वो कंपनी का स्प्लिट है अलग अलग डिवीजन में। जैसे कुछ पार्ट आता है इनका सिंक्रोनाइजेशन से। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होगा? जैसे कोई दूसरी फिल्म प्रोडक्शन है, वो अपनी मूवीज़ में या अपने वेब सीरीज़ में अगर टिप्स म्यूजिक के सॉन्ग्स को यूज़ करती है तो रेवेन्यू शेयर करते हैं वो। सेम आप देखोगे जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो एड्स आते हैं काफ़ी सारे, उसमें अगर वो टिप्स म्यूजिक के सॉन्ग को यूज़ करते हैं तो वहाँ से रेवेन्यू आता है इनको। एंड इसके साथ में पब्लिक इवेंट जैसे दिलजीत दोसांझ का इवेंट हुआ या और भी कई सारे आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, उनका जो इवेंट होता है उसमें इनके सॉन्ग यूज़ होते हैं, तो उससे रेवेन्यू आता है। तो ये पूरा रेवेन्यू मिक्स है, सिंपल बिजनेस मॉडल है। हमने क्यों ट्रैक करना स्टार्ट किया, क्यों इंटरेस्ट आया था इस बिजनेस में? बिकॉज इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 साल का, तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली 30-35% के रेंज से ग्रो करती हुई आई है। इस पूरी इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है कॉन्स्टेंट बेसिस पे। एंड इस साल का भी इनका गाइडेंस था FY26 का कि हम 30% से ग्रो करेंगे, प्लस इसके अगले 2-3 साल भी इस रेट को हम मेंटेन रख सकते हैं। और बिकॉज पास्ट की कंसिस्टेंसी थी तो उससे आपको ऑफकोर्स कन्विक्शन आता है। एंड वैल्यूएशन ऑलरेडी इसका स्ट्रेस्ड हो चुका था, 70-80 का पी मल्टीपल था। बट जो हमने मार्केट में करेक्शन देखा लास्ट सितंबर के बाद से, उसमें इनका पी जो है ना वो डी रेट हो गया था। आई थिंक 50-55 के आसपास पी आ गया था। और वहाँ से जब आप इनका पैग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे तो वो अराउंड 1 के आसपास था। तो मतलब ठीक ठाक सी डील थी। बट लास्ट क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर्स थे वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। एग्जैक्ट रेवेन्यू तो ऑफकोर्स इन्होंने कम ही दिखाया था, ग्रोथ का नंबर से 20% के आसपास आया, तो वो गाइडेंस को इन्होंने मिस किया। प्लस कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने एक रेंज दे दिया गाइडेंस का। पहले 30% था, मैनेजमेंट ने 20 से 30% का एक रेंज दे दिया। एंड काफ़ी स्मार्टली उन्होंने मतलब एक तरीके से इन्वेस्टर के और मार्केट के माइंड में ये डाल दिया कि जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो 20% की है। बिकॉज मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस है 20% पे, बट हम एफर्ट करेंगे कि हम 30% का ग्रोथ जो है वो अचीव कर ले FY26 में। तो अभी सबसे पहले इस क्वार्टर में इनकी नंबर्स कैसे आए हैं, परफॉर्मेंस कैसे आए हैं, उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स अगर आप देखोगे तो 133 न्यू सॉन्ग्स इस क्वार्टर में इन्होंने रिलीज़ करे हैं। अब इनका जो यूट्यूब से 45 से 50% रेवेन्यू आता है, उस पर व्यूज़ मतलब हर एक क्वार्टर में, हर एक साल में व्यूज़ किस रेट से ग्रो हो रहे हैं। तो आप लास्ट 4-5 ईयर्स में देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, 55-56%। बट इस क्वार्टर में 8% का डिक्लाइन है कंपनी के व्यूज़ के ऊपर। और ये लास्ट क्वार्टर में भी था। लास्ट क्वार्टर में भी 8 से 9% से इनके जो एवरेज व्यूज़ हैं यूट्यूब पे वो डीग्रो हुए थे। लेकिन मैनेजमेंट इसमें क्या कह रहा है कि ये जो नेगेटिव ग्रोथ टोटल व्यूज़ में देखने को मिल रहा है, ये हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर है। यानी जो शॉर्ट्स वगैरह हम डालते हैं उसमें हमको पहले के कंपैरिजन में कम व्यूज़ देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात इसमें यह है कि यूट्यूब शॉर्ट्स हमारे टोटल रेवेन्यू में बहुत मिनिमल कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारे रेवेन्यू पे इससे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ व्यूज़ ओवरऑल 7-8% से हमारे 1-2 क्वार्टर से नीचे जा रहे हैं। तो ये पहला ट्रेंड है। देन एग्जैक्ट नंबर्स अगर हम देखें, सो रेवेन्यू में कंपनी ने 11% का ग्रोथ दिखाया है। गाइडेंस कितना था? 20 से 30% या गाइडेंस 20% आप बोल लो, अगर हम थोड़ा सा प्रिसाइज नंबर लेके चलें। एग्जीक्यूट कितना किया इन्होंने? 11% का। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको समझना होगा, बिकॉज डायरेक्टली अगर हम कंक्लूजन पे जंप कर जाएंगे तो वो थोड़ा सा गलत है। हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिसाइज कहाँ पे करना है। तो ये 11% का जो आप ग्रोथ देख रहे हो ना, इसमें एक्चुअली लास्ट ईयर एक बेस इफेक्ट है। Q1 Q2 ऑफ FY25 में कंपनी को जो विंक प्लेटफॉर्म है उससे लगभग 5 करोड़ और 7 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। तो क्यूमुलेटिवली 12 से 13 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को लास्ट ईयर आया था H1 के अंदर।
वो अगर आप इंक्लूड कर दो ना इस वाले Q2 के नंबर के अंदर, तो आपका लगभग 16-17% के आसपास ग्रोथ हो जाता है। तो मतलब गाइडेंस मिस जरूर किया है, लेकिन एकदम 9% से नहीं, मतलब बिल्कुल आधा लगता है ना, 20% और 11 कर दिया आपने, तो 16-17% किया है। और H1 अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग कंपनी ने 18 से 20% का ही ग्रोथ किया है। मतलब जो इनका गाइडेंस था Q1 में 20% का, पूरे H1 में लगभग उतना ही परफॉर्म किया है कंपनी ने, अगर हम लास्ट ईयर का वो बेस ऐड कर देते हैं तो। देन ऑपरेटिंग EBITDA 14% से ग्रो किया है। मार्जिन्स इस क्वार्टर में कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी घट गया था, मार्जिन्स नेगेटिव हो गए थे, और पैट का नंबर भी आई थिंक 8-9% से डी ग्रो कर गया था कंपनी का। इस वाले क्वार्टर में मार्जिन्स वाले फ्रंट पे रिकवरी देखने को मिली है, और पैट भी आप देखोगे तो 10% से ग्रो कर गया कंपनी का, बिकॉज मार्जिन्स इंप्रूव हुए। तो रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 11% की थी, फिर भी पैट में थोड़ी बहुत हमको ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं। अब पॉइंट आता है नंबर्स कैसे हैं, तो ऑफकोर्स खराब नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, क्योंकि गाइडेंस मतलब इन्होंने जो 20% का दिया था एक तरीके से उसको भी मिस किया। और इस वाले कॉन कॉल में सबसे बड़ी चीज़ कंपनी ने, मैनेजमेंट ने यही करी कि अपना गाइडेंस पूरा फाइनली चेंज कर दिया। लास्ट क्वार्टर में तो वो रेंज दिया था ना 20 से 30%, अभी इस क्वार्टर में इन्होंने पूरा बोल दिया कि 20% का ही रेवेन्यू ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं फॉर FY26। अब पहला पॉइंट उसमें यह आता है कि आपका इतना बड़ा जो रिडक्शन किया है गाइडेंस में, उसके रीजंस क्या है। सो मैनेजमेंट ने जैसे लास्ट क्वार्टर में बताया था ना, तो वही चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी है। इस इंडस्ट्री में, ये मीडिया म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है। तो जो आपके ये OTT ऐप्स हैं, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, जियो सावन हो गया, और जैसे स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, ये सब ना कस्टमर को एक तरीके से पुश कर रहे हैं प्रीमियम मॉडल की तरफ, कि मतलब कस्टमर जो है वो अब फ्री वाले मॉडल से हटके प्रीमियम वाले वर्जन पे आए। ऑलरेडी आपने देखा होगा पास्ट में बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्होंने प्रीमियम ही कर दिया है, आपको पे करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे सॉन्ग वगैरह स्ट्रीम कर सकते हो। और जो स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, यही दोनों हैं जो आपको फ्री म्यूजिक देते हैं। लेकिन इनमें भी स्पॉटिफाई का जो फ्री वाला वर्जन है, वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब है, बहुत सारे फीचर्स है जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, एड्स बार बार आपको गाने के बाद सुनना पड़ता है। तो ये सब कंपनीज क्यों कर रही है, बिकॉज यूज़र जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाए और सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ आ जाए। अब इन सब में हो क्या रहा है कि जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो अभी शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इधर से उधर जा रहे हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक हो रहे हैं, कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर रहे हैं। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है, जो इन सारी कंपनीज का, वो थोड़ा सा हिट हो रहा है इस चीज़ की वजह से। तो एक तो ये रीज़न है। लेकिन इंडस्ट्री में आप किसी से भी सुनोगे तो कोई भी प्लेयर ये नहीं बोल रहा कि ये नेगेटिव है। हर कोई प्लेयर बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म का पेन है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, बिकॉज ग्लोबली भी चीज़ें उसी डायरेक्शन में गई है। और जैसे स्पॉटिफाई हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि बहुत अच्छे उसके फाइनेंशियल्स नंबर आए इंडिया के अंदर। प्लस इस साल अगर आप देखोगे तो स्पॉटिफाई ने 20 से 25% अपना जो सब्सक्रिप्शन का फीस होता है ना उसको बढ़ा दिया है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि वो कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इंडिया में उसका यूज़र बेस बढ़ रहा है ऑलरेडी, और उसके ऊपर से वो चार्जेस भी बढ़ा रहा है। मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि फ्रेश यूज़र भी हम एक्वायर कर लेंगे, इवन तो हम चार्जेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ अच्छी देखी जा रही है। लेकिन हाँ, ये नियर टू मीडियम टर्म में एक पेन बना हुआ है इन सारी कंपनीज के लिए, रेवेन्यू थोड़ा सा लॉस हो रहा है। दूसरा चैलेंज क्या है, कंपनी ने जैसे लास्ट क्वार्टर में बताया था कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज़, अपने कुछ गाइडलाइंस थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर थे यूट्यूब पे जो AI वगैरह का कुछ वीडियो क्रिएट करते थे और म्यूज़िक उसमें टिप्स म्यूज़िक का यूज़ करते थे। उससे भी मतलब इनडायरेक्टली टिप्स म्यूज़िक को रेवेन्यू आता था, बिकॉज यूट्यूब वो एक फीचर यूज़ करता है, कंटेंट आईडी करके वो कुछ यूज़ करता है, जिससे यूट्यूब को ये आइडिया हो जाता है कि जो ओरिजिनल सोर्स है उस कंटेंट का, उस म्यूज़िक का, वो किसके पास में है। तो इनडायरेक्टली उससे टिप्स म्यूज़िक को रेवेन्यू आता था पहले। बट क्योंकि अभी पिछले कुछ मंथ से, क्वार्टर से यूट्यूब ने ऐसे सारे चैनल्स को मतलब नोटिफिकेशन दे दिया है, कई सारे चैनल्स को बैन भी कर दिया है, तो वो भी एक रेवेन्यू सोर्स टिप्स म्यूजिक के लिए थोड़ा सा मिस हो गया पिछले कुछ टाइम में। फिर एक और चीज़ उन्होंने बताई थी कि जितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एडवर्टाइजर से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अभी तक उतना ट्रैक्शन हमको देखने को नहीं मिला है। तो आप बोल सकते हो कि स्पेंडिंग में भी थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। एंड एक और इसके साथ में फैक्टर है कि जो शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे आपका इंस्टाग्राम का वो रील है, फेसबुक का रील है, यूट्यूब का शॉर्ट्स है, प्लस ऐसे और भी सारे ऐप्स है, आई थिंक MX टकाटक करके है, कोई मोजो करके कोई ऐप्स है, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहाँ पे मतलब इनके साथ में मोनेटाइजेशन पे जो डील होनी है ना, उसमें सही से नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा। तो कंपनी कह रही है अगेन ये भी शॉर्ट टर्म है, बिकॉज जब हमने यूट्यूब के साथ में भी नेगोशिएशन किया था तो थोड़ा सा टाइम लगा था, एक शॉर्ट पीरियड था जिसमें रेवेन्यू आ रहा था, मिस हो रहा था, वो सारी चीज़ें थी। तो वही अभी इन सारे शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ में भी हो रहा है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनी का कहना है कि 30% का ग्रोथ हम अचीव नहीं कर पाएंगे।
इसमें से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता जो स्ट्रक्चरल है कि मतलब बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री के लिए अच्छी है, बेनिफिट करेगी इनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में इन सारे कंपनीज के रेवेन्यू जो है वो हिट होंगे और टिप्स म्यूजिक का भी इसी वजह से हो रहा है। अभी सेकंड हाफ में ये कैसे कॉन्फिडेंट है कि 20% का ग्रोथ हम कर लेंगे फुल ईयर पे, बिकॉज अगर आपको पूरे साल में 20% पे ग्रो करना है तो उसका मतलब Q3 और Q4 में 25% के आसपास का आपको ग्रोथ दिखाना होगा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे नवंबर में दिसंबर में हमारे काफ़ी सारे नए कंटेंट हैं पाइपलाइन में, कुछ नई मूवीज़ आने वाली है, कुछ हम सोलो आर्टिस्ट के साथ में भी काम कर रहे हैं जैसे अपार शक्ति खुराना, और कुछ इवेंट्स वगैरह हैं। तो उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा सेकेंड हाफ का जो 25% का टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इनको पूछा कि ये जो कंटेंट के कंटेंट के पाइपलाइन के बेसिस पे आप जो गाइडेंस देते हो मार्केट को, ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो कंटेंट है, आने वाला कंटेंट है वो अच्छा करेगा, उसके बेसिस पे आप गाइडेंस दे रहे हो। लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है ये सबका टेस्ट अलग होता है, किसी को कोई म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को किसी टाइम पे दूसरा म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो इस पे एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं हम कि इतना रेवेन्यू आपका इस वाले कॉन्टेंट से बन जाएगा। इन्होंने कोई एग्जैक्ट आंसर दिया नहीं इसका, लेकिन मैनेजमेंट ने डेटा दिया है कि आप लास्ट 3-4 साल में अगर आप देखोगे तो हमने हर एक साल में जो भी गाइडेंस दिया 28%, 30%, हर एक साल उसको अचीव किया है। तो हम डेटा यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल यूज़ करते हैं, जिससे हम काफ़ी इस चीज़ को लेकर के अश्योर हो जाते हैं कि जो भी हम मार्केट को गाइडेंस दे रहे हैं वो हम अचीव कर लेंगे। जैसे इस साल स्टार्टिंग में हमने 30% दिया, बट Q1 में ही हमको पता लग गया था कि हम एग्जैक्ट 30% नहीं कर पाएंगे, तो हमने 20 से 30% का रेंज दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इनके पास में वो रिजल्ट है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ये बात बोल रही है। तो अभी तो यही है, अगले हाफ के लिए H2 के लिए कॉन्फिडेंट है कि 25% कर लेंगे, बट फुल ईयर ग्रोथ आपका 20% ही रहेगा। और ये जो चैलेंजेस है एक्सपेक्टेड है कि अगला 1-1.5 साल तो इंडस्ट्री में बना रहेगा। हालांकि अगर आप मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडस्ट्री अच्छी है, जैसे हम बहुत सारे सेक्टर्स की बात करते हैं ना, वैसे इंडिया का म्यूजिक मीडिया स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बिकॉज अगर आप ऑडियो वीडियो पूरी ग्लोबली इंडस्ट्री देखोगे ना, उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 15% है, लेकिन जब हम मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है। हमारे यहाँ पे पेड फ्री मॉडल काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है, इंडस्ट्री डेटा है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ आगे जाएगी। जैसे सब्सक्रिप्शन का हमने बात की कि स्पॉटिफाई ने 20 से 25% अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि अगले 3-4 साल के अंदर जो सब्सक्रिप्शन वाला मार्केट है वो ऑलमोस्ट 40 से 50% से ग्रो करेगा इंडिया में। अभी आई थिंक 11 मिलियन के आसपास सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स हैं पेड वाले वर्जन के अंदर, अगले 3-4 साल में 25 मिलियन हो जाएंगे, तो 40-50% ग्रोथ वहाँ एक्सपेक्टेड है। देन आपका वो जो शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। लास्ट 4-5 साल में अगर आप देखोगे तो इंडिया में लगभग 1 ट्रिलियन शॉर्ट्स जो हैं वो व्यू किए गए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर। तो यूज़र बेस भी बढ़ रहा है, क्रिएटर बेस भी बढ़ रहा है। फिर आपका अगर आप वो पब्लिक इवेंट देखोगे तो वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो इंडस्ट्री भी 40-50% की ग्रोथ वहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो हालांकि टिप्स म्यूजिक जो है वो डायरेक्टली पब्लिक इवेंट नहीं करता है जैसे सारेगामा करता है, लेकिन इनका रेवेन्यू सोर्स वहाँ से लिंक्ड है। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इवेंट ज़्यादा होंगे, तो ऑफकोर्स इनको भी रेवेन्यू वहाँ से आएगा। तो इंडस्ट्री मीडियम टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ हमें तो देखना पड़ेगा कि किस ड्यूरेशन में, किस फेस में, किस साइकिल में कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है। बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो, हमारा रिटर्न तभी बेटर होगा। हम इस होप में नहीं बैठ सकते कि इंडस्ट्री रिवाइव करेगी तब जाके ये एक पर्टिकुलर प्लेयर रिवाइव करेगा। सो अभी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे ना तो वो 32-33 के आसपास आता है। अज्यूमिंग कि कंपनी ये 25% का ग्रोथ कर लेगी H2 में, और उसके बेसिस पे अगर आप पैक रेशियो देखते हो, इतना एक्सट्रीम अजम्पशन लेने के बाद भी फिर भी 1.5-1.6 का पैक रेशियो बनता है। तो बिजनेस का ग्रोथ 15-20% के आसपास है, पैक रेशियो 1.5-1.6 है। सो मतलब डील इतनी अच्छी नहीं है। ऑलरेडी हमने बहुत इससे बेटर बिजनेसेस जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस डिस्कस किए। हाँ, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस आता है, और जब बिजनेस रीबैक करेगा, कम बैक करेगा, तब जैसे डील होगी उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था डिस्कशन टिप्स म्यूजिक के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, KEI इंडस्ट्री। सो KEI इंडस्ट्री केबल एंड वायर इंडस्ट्री की पहली कंपनी है जिन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है। और ये पूरा सेक्टर अगर आप देखोगे ना तो लास्ट 4-5 साल से कंसिस्टेंटली पूरा सेक्टर, आई डोंट थिंक कोई एक आध ऐसा प्लेयर होगा जिसने अंडर परफॉर्म किया होगा, वरना हर एक प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बीच में हमने पिछले 1-1.5 साल में सुना था कि इकॉनमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, वीकनेस देखने को मिल रही है डिमांड में, बट ये सेक्टर उस टाइम पे भी अच्छा कर रहा था। स्टॉक्स जरूर करेक्ट हो गए थे, मार्केट ने स्टॉक्स को जरूर
जरूर पनिश किया था बिकॉज ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन था, लेकिन किसी भी बिजनेस में आपने नहीं देखा होगा कि बिजनेस डी ग्रो कर रहा है या मार्जिन गिरते जा रहे हैं या प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम है। ऐसा इस सेक्टर में अभी तक देखने को नहीं मिला लास्ट 3-4 साल के अंदर। सो KEI का सबसे पहले Q2 में इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें उसको देख लेते हैं। तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो 19% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का ग्रोथ है। अभी Q1 में कंपनी ने 25-26% का ग्रोथ दिखाया था, मतलब कि वो जो हाई ग्रोथ मोमेंटम है कंपनी के लिए वो इन्होंने कंटिन्यू रखा है। इबिटा 31% से ग्रो किया है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, और सेम आप पैट में भी देखोगे कि 31% का ग्रोथ है कंपनी का। पूरा H1 अगर हम देखें तो उसमें 22% की ग्रोथ है कंपनी की, Q1 Q2 दोनों अच्छे गए हैं, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को दोनों क्वार्टर्स के अंदर। इसलिए आप देखोगे इबिटा भी 30% से ग्रो किया है, पैट भी कंपनी का 31% से ग्रो किया है। इनका मेन जो केबल एंड वायर वाला डिवीजन है ना, जहां से 90% रेवेन्यू इनको आता है, उसमें 22-23% की ग्रोथ है Q2 के अंदर। Q1 में आई थिंक उसमें 30-31% की ग्रोथ थी। और जो EPC वाला सेगमेंट है इनका, जिसको कंपनी खुद डी ग्रो कर रही है, उसका रेवेन्यू वापस से इस क्वार्टर में भी गिरा है। जो एसएस करके इनका डिवीजन है स्टेनलेस स्टील वायर, उसमें बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो मेन बिजनेस है केबल वायर का, वो तो उसका तो ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो ये KEI के नंबर्स थे। अभी KEI के लिए ना कॉन कॉल तो इनका कल है, जो मेन हाईलाइट होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। लेकिन जो मेन बड़ा अपडेट है कि सितंबर में इनका जो सानंद वाला प्लांट है, जो हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि इनका वो ऑपरेशनलाइज होगा, तो वो फाइनली सितंबर में कमर्शियलाइज हो जाएगा। एंड इसका जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो Q3 से आना स्टार्ट होगा। लेकिन ऑफकोर्स बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमको FY27 में देखने को मिलेगा। KEI ने ऑलमोस्ट 1900 से 2000 करोड़ के आसपास ना कैपेक्स किया है इस सानंद प्लांट के लिए। 800 करोड़ के आसपास ऑलरेडी कर चुके हैं, 600 से 700 करोड़ अभी करेंगे अगले 6 मंथ्स के अंदर, और फिर FY27 के फर्स्ट हाफ में कंपनी वापस से 600-700 करोड़ के आसपास कैपेक्स करेगी। सो 1900 से 2000 करोड़ का कैपेक्स जाएगा इस पूरे सानंद के प्लांट के ऊपर। और इससे रेवेन्यू कितना एक्सपेक्टेड है? 6000 करोड़। सो 2000 करोड़ का कैपेक्स, 6000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। KEI का FY25 का अगर आप पूरे साल का रेवेन्यू देखोगे, सो आई थिंक 9700 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, यानी कि आपके पिछले पूरे साल के रेवेन्यू का लगभग 55 से 57-58% ये एक अकेला नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जनरेट कर सकता है। बट ऑफकोर्स वो मतलब 2-3 साल में आएगा। कंपनी का कहना है कि 3 साल का टाइम लगेगा इसका पीक यूटिलाइजेशन हमको अचीव करने में। तो ये इनका सानंद वाला प्लांट है। फिर मार्जिन के काफ़ी अच्छे लीवर्स हैं। इन्होंने एक तो गाइडेंस भी दिया है कि EBITDA मार्जिन हमारे 10.5 से 11% तक जाएंगे। एक चीज़ हमको समझनी कि KEI अपना जो EBITDA मार्जिन गाइड करता है ना, उसमें वो अदर इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। बिकॉज इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अदर इनकम में हमारा वो जो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन हम मैनेज करते हैं, तो वो हमारे मेन बिजनेस का पार्ट है। हम उसमें म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट हो गया या FD से जो रिटर्न आता है, वो सारी चीज़ ऐड नहीं करते, लेकिन जो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन है उसको हम ऐड करके चलते हैं। तो अदर इनकम को मिला करके EBITDA का गाइडेंस है इनका 10.5 से 11% का। प्लस आगे चल के 2-3 साल में इनका टारगेट है कि जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है उसको भी ये 17 से 20% तक लेके जाएंगे टोटल रेवेन्यू का। तो एक्सपोर्ट में वैसे भी आपके लगभग 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन अच्छे होते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस है, तो वो भी एक मार्जिन लीवर है कंपनी के लिए। एक और कॉस्ट लीवर क्या आएगा कंपनी के लिए, जो ये सानंद वाला प्लांट इनका ऑपरेशनाइज हो जाएगा, सो इससे इनको ना लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी हेल्प मिलेगी। बिकॉज अभी अगर आप KEI के जो नॉर्थ साइड में जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो मेजर पोर्ट से ऑलमोस्ट 1400 से 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगती है। जो सानंद वाला प्लांट है इनका, वो मेजर पोर्ट से आई थिंक 300-350 किलोमीटर के आसपास है, तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी वहाँ पे सेविंग होगा, यानी कॉस्ट एफिशिएंसी है। तो ये बिजनेस वैसा है जो टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छा कर ही रहा है, आगे का गाइडेंस भी इन्होंने बढ़ा दिया। पहले ये 16-17% पे ग्रो करते गाइडेंस देते थे, परफॉर्मेंस आता था 20%, अब तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस ही दे दिया 20% का अगले 3 साल के लिए। जब ये सानंद प्लांट इनका कमर्शियलाइज हो जाएगा, तो अगले 3-4 साल के लिए 20% की ग्रोथ, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 25% तक कंपनी आराम से कर सकती है। प्लस उसके साथ में मार्जिन इंप्रूव होंगे एंड आपके कॉस्ट एफिशिएंसी भी मिलेगी, तो थोड़ा सा और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। तो सारी चीज़ों पे देखो बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, आउटलुक भी अच्छा है कंपनी का, सेक्टर में डिमांड बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है, पूरा सेक्टर एक्सपेक्टेड है 12-13% पे ग्रो करेगा अगले 5-6 साल तक। तो सारी चीज़ें ठीक है, बस वही प्रॉब्लम है जो आनंद राठी के साथ में हमने देखा था, वैल्यूएशन कंफर्ट। बिकॉज इनका करंट पी आप देखोगे तो 53-54 के आसपास है,
और अगर मैं मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव बेट भी लेके चलूँ, एग्रेसिव अजम्पशन भी लेके चलूँ, फिर भी इनका जो फॉरवर्ड पी है ना FY26 के अर्निंग के बेसिस पे वो 47-48 आ रहा है। और अगर आप EV टू EBITDA के बेसिस पे भी कंपेयर करोगे तो भी 33-34 का EV टू EBITDA बनता है कंपनी का। बिकॉज आई थिंक जिस रेट से ये ग्रो कर रहे हैं 1180 से 1200 करोड़ का EBITDA आराम से कर सकती है कंपनी पूरे साल में। तो EV टू EBITDA भी थोड़ा सा महंगा लगता है और PE भी थोड़ा सा महंगा लगता है। इसके कंपैरिजन में जो वो छोटा प्लेयर है डायनामिक केबल, बहुत क्वार्टर से हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, सो उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप उसकी भी परफॉर्मेंस देखोगे 3-4 साल से कंसिस्टेंट है, ROE बहुत अच्छा है 20-22% के आसपास। एंड उनका भी जो एक मैन्युफैक्चरिंग नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो आने वाली है वो भी H2 में ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, तो उनका भी रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो 1600 करोड़ हो जाएगा। एंड करंट कैपेसिटी से अगर आप देखोगे तो 40 से 50% उनका रेवेन्यू पोटेंशियल और इंक्रीज हो जाएगा इस नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से। एंड उसके साथ में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, बिकॉज डायनेमिक केबल का PE अगर आप देखोगे 27-28 है, पॉलीकैब KEI दोनों 53-54 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। इवन EV टू EBITDA पे भी आप कंपेयर करोगे तो वो दोनों प्लेयर हैं 34-35 EV टू EBITDA पे, डायनामिक इंडस्ट्री एवरेज पे ट्रेड कर रहा है 15-16 के आसपास। एंड परफॉर्मेंस सेम है, मतलब डायनेमिक केबल भी वही 20-25% के रेट से ग्रो कर रहा है। हाँ, ये एक पॉइंट जरूर है कि छोटा बेस है डायनेमिक केबल का, तो उसका ग्रोथ रेट हायर होना चाहिए पॉलीकैब और KEI के कंपैरिजन में। लेकिन अगेन वैल्यूएशन में गैप इतना ज़्यादा है ना, 2x मोर देन 2x का गैप है, कि अगर ये वाली परफॉर्मेंस भी मेंटेन रखता है डायनामिक केबल तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है एंड री रेटिंग की पोटेंशियल भी है। सेम जैसे हमने ज्वेलरी इंडस्ट्री में कल्याण के साथ में देखा जब वो टाइटन को आउट परफॉर्म कर रहा था, अभी गडगिल के साथ में देख रहे हैं जो कल्याण के परफॉर्मेंस को मैच कर रहा है और वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ज़्यादा कंफर्ट तो ऑफकोर्स डायनामिक केबल के साथ में है। और अगर लार्ज कैप प्लेयर में अगर आप देखो भी तो RR काबिल एक बेटर बेट लगता है, बिकॉज उनका नेक्स्ट 3 ईयर्स का EBITDA का गाइडेंस है 30% की ग्रोथ का। Q1 उनका अच्छा गया मार्जिन के फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे। ऑफकोर्स ग्रोथ में आप बोल सकते हो पॉलीकैब और KEI को उसने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि जो ऑर्डर बुक है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो पोस्टपोन हुआ है Q2 Q3 के अंदर, तो जब रिजल्ट आएगा उसको भी ट्रैक करेंगे। सो ये था KEI के नंबर्स। बाकी इनका कल कॉन कॉल होगा तो उसमें अच्छे समझेंगे मैनेजमेंट ने और क्या बताया आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर पे, HDB फाइनेंशियल। सो ये कंपनी HDFC बैंक की सब्सिडरी है। 2007-8 के अराउंड आदित्य पुरी जी की लीडरशिप में इस कंपनी को उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका मेन विजन ये था कि जहाँ पे हमारा बैंक रीच नहीं कर सकता ना जिन कस्टमर्स को, जिन सेगमेंट्स को, सो वहाँ पे NBFC हमारी ये जो है वो रीच करेगी। ऑफकोर्स इसमें रिस्क को मैनेज करते हुए हम अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे, ये इनका मेन टारगेट था। जब स्टार्ट किया था इन्होंने इस कंपनी को तब ये ऑटो लोन ज़्यादा करते थे, कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया। देन ग्रेजुअली इन्होंने अलग अलग सेगमेंट में एंटर किया, MSME को लोन देना स्टार्ट किया, फिर कंज्यूमर फाइनेंसिंग में एंटर किया, कोविड के अराउंड इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में भी एंटर किया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे तो अच्छा एक्सपेंशन किया है बिजनेस का। अभी इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा और समझते हैं एंड कैसे रिजल्ट आए उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप देखोगे 2007 में स्टार्ट हुआ, कमर्शियल व्हीकल, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, देन उसके बाद माइक्रो फाइनेंस तक में कंपनी ने एक्सपैंड किया है। इनके नंबर मेन हाईलाइट अगर हम देखें Q2 के, तो जो लोन बुक है वो 1,11,000 करोड़ का टोटल लोन बुक है कंपनी का। मतलब बहुत ऐसी NBFCs जिसको हम कंपेयर करते हैं उनसे साइज में ये बहुत बड़ा है, जैसे SBFC फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, उनसे काफ़ी बड़ा है बेस में। एंड ग्रोथ कितनी आई है लोन बुक में? 13% की, 13% YOY ग्रोथ है और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। 73% इस कंपनी का जो बुक है ना वो सिक्योर्ड बुक है, बाकी 27% कंपनी अनसिक्योर्ड लोन देती है। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 20% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। लोन बुक पे इतना ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 13% है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम आपका 20% से ग्रो किया है। क्यों? बिकॉज आपके जो मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, YOY में भी 7.5% से 7.9% का मार्जिन बढ़ गया है। तो आपके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, यानी कि माइट भी आपने यील्ड बढ़ाया है, ज़्यादा हायर रेट पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ है। सो इनके केस में कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर से, लास्ट ईयर से, जिसका इंपैक्ट हमको नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिला है। प्लस एक और चीज़ अच्छी है, कॉस्ट टू इनकम भी आप देखोगे तो कंपनी का 43 से 41% पे हो गया है, यानी आपने कॉस्ट एफिशिएंसी भी अचीव करी है और आपके मार्जिन भी ओवरऑल इंप्रूव हुए हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी कम हुई है। लेकिन इसका एडवांटेज कंपनी को पैट के अंदर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? बिकॉज हम बार बार डिस्कस करते हैं ना कि लेंडर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक वो जो 99 के पास में वो जो सांप बैठा होता है लूडो में, वो चीज़ होती है क्रेडिट कॉस्ट। तो उनका क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, YOY भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। YOY तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 431 से 748।
ग्रॉस एनपीए कंपनी के 2.8% पे चले गए, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2.5% थे और लास्ट ईयर 2.10%। मतलब क्या हुआ कि एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है आपकी, एनपीए आपके बढ़ गए तो आपको प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ी, इसीलिए आपका नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बाकी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह एक बार देख लेते हैं। आरओए आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे 2% के आसपास का आरओए कंपनी बनाती है। करंट आरओई काफ़ी लो है 12% के आसपास का, बिकॉज आईपीओ उन्होंने रेस किया था, फंड रेस किया था, तो वो भी एक रीज़न है। वर्टिकल्स ना इनकी 3 वर्टिकल है, कंज्यूमर फाइनेंस 24%, एंटरप्राइज लेंडिंग 38 और एसेट फाइनेंस 38। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर, तो जैसे आप देखोगे एंटरप्राइज लेंडिंग में कंपनी लैब देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस लोन देती है, एमएसएमई वाला हो गया, उसके बाद हो गया सैलरीड पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। एसेट फाइनेंस में आपका कमर्शियल व्हीकल लोन आता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन देती है, ट्रैक्टर लोन देती है कंपनी। और कंज्यूमर फाइनेंस में जो आपके नॉर्मल कंज्यूमर लोन होते हैं, जैसे ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हुआ, ये जो प्रोडक्ट है रिलेशनशिप पर्सनल लोन, ये एचडीबी फाइनेंशियल का ना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। तो इसमें कंपनी क्या करती है, जो इनके एक्सक्लूसिव कस्टमर्स होते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, डिसिप्लिन होता है, मतलब टाइम पे वो रीपे करते हैं अपना जो भी उनका ईएमआई वगैरह होता है, तो ये कंपनी उनको कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर देती है। जैसे आपको वो मैसेजेस वगैरह आते हैं ना कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव्ड 10 लाख का पर्सनल लोन, तो इस तरीके के जो मैसेजेस आते हैं वो एचडीबी फाइनेंशियल अपने इस तरीके के कस्टमर्स को देती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। तो ये वो वाला प्रोडक्ट है इनका। बाकी एग्जैक्ट प्रोडक्ट आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये कंपनी करती है 22%, और उसके बाद आता है आपका कमर्शियल व्हीकल लोन एंड बिजनेस लोन। गोल्ड लोन का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, 1% के आसपास, हालांकि बहुत टाइम से कंपनी इसको कर रही है, लेकिन ओवरऑल बुक में कॉन्ट्रीब्यूशन इसका काफ़ी कम है। एंड क्योंकि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है तो एडवांटेज मिला है इनको, मतलब एक्सपेंशन बहुत अच्छा किया है इन्होंने। कहीं पे भी आप देखोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, काफ़ी सारे स्टेट्स में, सिटीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है। तो ये ओवरऑल मॉडल एंड Q1 Q2 के नंबर्स हमने डिस्कस किया। एचडीबी के नंबर्स कैसे हैं, खराब नंबर्स हैं, क्योंकि लोन बुक सिर्फ 13% से ग्रो हुआ है, और उससे भी खराब चीज़ ये है कि आपकी एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, क्रेडिट कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट तो इनकी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, 2.7% का क्रेडिट कॉस्ट है, और ये 73% बुक इनका सिक्योर्ड है। हम कई सारे माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स को देखते हैं जिनका क्रेडिट कॉस्ट 2.5% होता है, 3% होता है, तो डेफिनेटली नंबर्स अच्छे नहीं है आपके प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका रीज़न क्या है, तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने, क्योंकि एक बड़ी एनबीएफसी है और डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है इनकी, तो ये जो कमेंट्री देते हैं ना, उससे आप और मार्केट जो है वो एक एक्सपेक्टेशन बनाता है बाकी लेंडर्स के नंबर कैसे आएंगे। तो इन्होंने एमएसएमई वाले पार्ट पे ना अच्छी कमेंट्री दी है। Q1 में भी इनका कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था, और Q2 में भी कंपनी ने बोला है कि जो हमारा लैप वाला प्रोडक्ट है 22% लोन बुक वहीं से आता है, और प्लस जो बाकी लोन कंपनी देती है एमएसएमई सेगमेंट में, वहाँ कहीं पे भी कोई स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं, वो वाला बुक कंपनी का अच्छा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि और जो एमएसएमई लेंडर्स के रिजल्ट अभी आने हैं उससे हम थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। फिर प्रॉब्लम आई कहाँ पे है, तो इनका जो कमर्शियल व्हीकल वाला प्रोडक्ट आपने देखा है ना, उसमें मेन इशू कंपनी को आया है, मेन चैलेंजेस वहाँ पे आए हैं, जिसकी वजह से एनपीए इनका बढ़ गया है। वो क्यों है, बिकॉज हमने इस बार देखा अप्रैल मई से आपका मानसून स्टार्ट हो गया, तो Q1 में भी प्रॉब्लम था, Q2 में तो और प्रॉब्लम बढ़ा। सितंबर तक हमने कई सारे एरियाज़ में देखा, स्पेसिफिकली नॉर्थ में आप देखोगे, ईस्ट साइड में आप देखोगे, तो बहुत ज़्यादा मानसून, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ इस बार। अब उसमें जो ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल वाले होते हैं, उनका नॉन प्रोडक्टिव डेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा भी दिया कॉन कॉल में कि जनरली जो Q2 होता है मानसून का सीजन, उसमें 20% आइडल डेज होता है हमारे कस्टमर्स का, लेकिन इस बार वो 30 से 33% बढ़ गया। यानी आई मीन एक महीने में आपके 30 से 33% जो दिन हैं, जो डेज हैं, उसमें आपका बिजनेस ही नहीं है, गाड़ी ऐसी पड़ी हुई है। तो आपका बिजनेस नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स आपकी इनकम रुक जाएगी, कैश फ्लो पे इंपैक्ट पड़ेगा और आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये मेन प्रॉब्लम हुआ है। प्लस जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला भी प्रोडक्ट है इनका, उसमें भी थोड़ी सी डिटोरिएशन हुई है, बिकॉज जब इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो आपका कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी रुक जाती है, तो उस वजह से कंपनी को ये इशू देखने को मिला है। हालांकि इसमें अच्छी चीज़ ये है कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बस वो उस क्वार्टर का इशू था, अभी जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस कर रही है Q3 की तरफ तो इनको कुछ उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ Q2 में थोड़ा सा इशू बढ़ गया, जिसकी वजह से एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम देखने को मिली है।
आगे का क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले तो उनका कहना है कि जो जीएसटी रेट कट हुआ है ना, रैशनलाइजेशन हुआ है, उससे अभी तक 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हमने पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा है। जो कंज्यूमर फाइनेंस वाला हमारा वर्टिकल है, डिवीजन है, उसमें शॉपिंग अच्छी हो रही है, हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सो होपफुली Q3 Q4 ऑनवर्ड्स हमारा जो लोन बुक है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अगले 3 से 4 साल के लिए इन्होंने 18 से 20% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है लोन बुक वाले पार्ट पे। बाकी एसेट क्वालिटी पे भी अच्छा गाइडेंस है। अभी ये कह रहे हैं क्रेडिट कॉस्ट है 2.7%, बट नेक्स्ट 3 ईयर्स में इनका कहना है क्रेडिट कॉस्ट हमारा आ जाएगा 2.2% के आसपास। तो मतलब यहाँ से क्रेडिट कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, आने वाले सालों के अंदर। और मार्जिन वाले पार्ट पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव गाइडेंस है। पॉजिटिव ये है कि निम को बोल रहे हैं ये मेंटेन रखेंगे हम, 7.8 7.9 के रेंज में हमारा जो मार्जिन है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन नेगेटिव ये है कि नेगेटिव ये है कि यहाँ से और इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। मतलब नीचे नहीं जाएगा, मेंटेन रखेगा, लेकिन यहाँ से और इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। तो मतलब प्रोडक्ट मिक्स कंपनी अगर कुछ चेंज करती भी है कल को चल के, अगर कंज्यूमर फाइनेंस में वो एलोकेशन बढ़ाते भी हैं, तो भी मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस नियर फ्यूचर में इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव गाइडेंस आप बोल सकते हो। तो ये ओवरऑल एचडीबी फाइनेंशियल के ऊपर डिस्कशन था। प्राइस टू बुक आप इसका देखोगे तो 3.2 का है, एंड मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बनता। क्यों इंटरेस्ट बनेगा? हम इतने सारे अच्छे एनबीएफसीज को ट्रैक कर रहे हैं ऑलरेडी। एसबीएफसी हुआ, इंडिया शेल्टर हुआ, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हुआ, जो ऑलमोस्ट या तो इनके वैल्यूएशन पे है या इनसे भी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और उनका ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी इनसे बहुत अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट तो आई डोंट थिंक एसबीएफसी, इंडिया शेल्टर या इवन कैप्री ग्लोबल को भी आप इंक्लूड करोगे तो किसी का भी 2% भी क्रेडिट कॉस्ट है। सो एचडीबी का एसेट क्वालिटी वाले पार्ट पे काफ़ी खराब अभी परफॉर्मेंस है, और नियर फ्यूचर में भी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। और आई मीन वही पॉइंट है ना कि आप इसको बजाज फाइनेंस से कंपेयर करो, जो 5 लाख 6 लाख करोड़ के एयूएम पे बैठा हुआ है और फिर भी 20-25% से ग्रो कर रहा है। एचडीबी उसके कंपैरिजन में 4 से 5 टाइम छोटा है साइज में, और फिर भी अभी तो ग्रोथ है ही खराब, और आगे का भी गाइडेंस सिर्फ 18-20% का है। तो मतलब वैसा कुछ लुक्रेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग बेट लगता नहीं है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है साथ में। तो बाकी बहुत सारी अच्छी एनबीएफसीज हैं, उनको ट्रैक करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका भी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज इंडस्ट्री पे एक थोड़ा सा इनसाइट मिल जाता है। तो ये था इन तीनों कंपनीज के ऊपर डिस्कशन। अभी इसमें केईआई का कॉन कॉल कल होगा, तो जैसे टाइम मिलेगा उस पर शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। बाकी साथ में एमरल्ड का रिजल्ट आया है, एंजल वन का रिजल्ट आया है, एमरल्ड का कॉन कॉल परसों होगा, एंजल वन का कॉन कॉल कल ही है, और भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।